गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम विलियन है हिंदी में, जिसे हम इंग्लिश में सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसकी शुरुआत हम लोग जो चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उससे करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मिश्रण, जिसे हम इंग्लिश में मिक्सचर भी बोलते हैं, वो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर जो भी चीज़ें बनी हुई होती हैं हम उनको मिश्रण बोलते हैं। जैसे आप लोग मार्केट से खरीद के मिक्सचर पाते हैं, जो कि आप नॉर्मली मिक्सचर बोलते हैं इसे, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। जबकि हम लोग 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बनी चीज़ को भी हम मिश्रण ही बोलते हैं। अब ये मिश्रणों को हम लोगों ने रसायन में 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, यानी 2 प्रकार में कन्वर्ट किया है, इसको डिवाइड किया है, जिसमें से एक को हम विषमांगी बोलते हैं और एक को हम समांगी। विषमांगी जो है इंग्लिश में हेटेरोजेनियस बोला जाता है और समांगी होमोजेनियस। शायद आप लोगों ने 8th 9th में इसके बारे में कुछ सुना भी हो और पढ़ा भी हो। तो विषमांगी मिश्रण हम किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ को हम इस प्रकार मिलाएं कि मिलने के बाद भी वो कुछ अलग थलग, यानी कि कुछ कोई चीज़ ज़्यादा कहीं पर हो, कोई कम कहीं पर हो, यानी वो समान रूप से नहीं मिले हुए हैं। कुछ इस तरीके से कोई चीज़ कहीं ज़्यादा है और कहीं कम है। जैसे जल और हम रेत को मिलाते हैं तो रेत अलग अलग हो जाता है, या हम लोग मिला भी दें तो थोड़ी देर बाद सारा रेत एक तरफ नीचे को बैठ जाता है। इसी तरीके से अगर हम 2 या 2 से अधिक चीज़ों को मिला लें इस प्रकार कि दोनों मिलने के बाद एक समान अनुपात में एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, तो हम लोग ऐसे मिश्रणों को समांगी मिश्रण बोलते हैं। अब ये जो समांगी मिश्रण है, इनको ही आज हम लोग विलियन कहते हैं। और क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, तो जो 2 चीज़ें आपस में मिलाई गई हैं उनमें से कम वाले पदार्थ को हम विलय कहते हैं और ज़्यादा वाले पदार्थ को हम विलायक, जिसे हम इंग्लिश में विलय को सॉल्यूट और विलायक को सॉल्वेंट कहा जाता है। जब ये भिन्न भिन्न अवस्था, क्योंकि हमें पता है कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं और ये मिश्रण भी आपस में तीनों को मिलाकर बनाए जा सकते हैं। अगर ये तीनों को हम लोग आपस में मिलाएं तो मिलाने के बाद हम इनको कितने प्रकार के बना सकते हैं? तो देखा गया है कि हम इन्हें 9 प्रकार के अलग अलग प्रकार के विलयों में बनाया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग कोई विलय, जो कि आप और विलायक, जिसे हम जो ज़्यादा मात्रा में उसे विलायक और जो कम मात्रा में उसे विलय बोला जा रहा है, तो अगर बाई चांस हमारा विलायक द्रव अवस्था में है और उसमें किसी ठोस को मिलाएं, द्रव को मिलाएं या गैस को मिलाएं, तो 3 अलग अलग तरीके के विलय बनेंगे। तो जैसे कि उदाहरण में हम लोग घर में जल के अंदर चीनी घोलकर पी जाते हैं, नमक घोलकर पी जाते हैं, तो वो एक इस प्रकार का उदाहरण होगा। इसी प्रकार जल में अल्कोहल बहुत आसानी से मिलकर समांगी मिश्रण में बदलता है, तो हम उस तरीके के विलयन को हम लोग द्रव और द्रव से बना हुआ विलयन कहते हैं। इसी तरीके से द्रव में गैस, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उनमें द्रव के अंदर CO2 गैस को मिलाकर कोल्ड ड्रिंक बनाई जाती है। इसी प्रकार ठोस और ठोस का जो आप लोग देखते हैं कि हम घरों में जो बर्तन यूज़ करते हैं या हम लोग गोल्ड भी यूज़ करते हैं, उस गोल्ड में भी थोड़ा सा कॉपर मिला रहता है। तो क्योंकि वो समान रूप से मिला रहता है, ये पीतल जो है उसमें बहुत सारी धातुएं मिली रहती हैं, तो वो एक मिश्र धातु का उदाहरण है। पीतल मैंने इसमें लिख दिया है आप लोगों को समझने के लिए, जिससे आपको याद रहे। इसी प्रकार ठोस में किसी द्रव को अगर मिलाकर हम कोई विलयन बनाएं, तो एक बहुत साधारण सा उदाहरण जेलीज है। आप लोग देखेंगे जेली जो है दिखने में ठोस लाइक होती है, लेकिन जब आप देखेंगे उसमें थोड़े से द्रव जैसे गुण भी होते हैं, ऐसा लगता है जैसे लिक्विडिटी है उसके अंदर। और अगर हम लोग उसके बाद देखें ठोस में किसी गैस को, तो कुछ स्टोन्स या पत्थर इस तरीके के आते हैं जिनमें पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, और उनमें एयर या कोई अदर गैस इजीली उसके अंदर फिल हो जाती है, और वो एक तरीके ठोस और गैस का विलयन कहा जा सकता है। गैस में किसी ठोस का विलयन बहुत अच्छा उदाहरण धुआं है। धुएं में आप डस्ट पार्टिकल, कार्बन के पार्टिकल आप देखेंगे होमोजीनियसली यानी समांगी रूप से मिले रहते हैं। और गैस में द्रव का जो आप देखेंगे, तो आप कोहरा, जैसे आप सर्दियों में जब बाहर निकलते हैं तो हमारे कपड़े भीग जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हवा में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स जो होती हैं किसकी होती हैं? पानी की होती हैं। तो वो एक तरीके का उदाहरण द्रव, गैस और द्रव का हुआ। और लास्ट उदाहरण हम कहते हैं गैस में गैस, जैसे अब इस कमरे के अंदर या जिस रूम के अंदर हम जो एयर इसके अंदर है, इसमें बहुत सारी तरीके की डिफरेंट गैसेस यानी अलग अलग गैसेस मिली हुई हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो है नाइट्रोजन की है। तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन जो है वो हमारे लिए यहाँ पर विलायक का काम यानी सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और इसी तरीके से अदर गैसेस जो किसी का भी अनुपात अगर हम इसमें चेक करेंगे तो वो एक सल्यूट यानी विलय का काम कर रहा है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर इसका छोटा सा सार लिया जाए तो जो विलयन होते हैं एक्चुअली वो मिश्रण ही होते हैं। और मिश्रण क्योंकि 2 प्रकार के हैं, समांगी विषमांगी, और समांगी मिश्रण को ही हम लोगों ने आज विलयन कहा है। और क्योंकि ये कई प्रकार के विभिन्न अवस्थाओं में मिलाकर एक दूसरे से बनाए जा सकते हैं, तो कुल मिलाकर 9 प्रकार के विलयन हम लोग बना सकते हैं। और आप ठीक है, तो आप लोगों को अभी मैंने बताया कि विलयन जो है वो आपके 9 प्रकार के बनते हैं।
अब जब वो विलियम 9 प्रकार के बनते हैं तो और दो डिफरेंट थिंग्स जिसे हम विलय और विलायक बोल रहे हैं आपस में जब मिलाई जाती हैं तो उनकी मात्राएं कम और ज़्यादा हो सकती हैं, और ऐसा होने से उन विलियनों की क्या चीज़ बदलती है जिससे कि हम कह सकें कि हमने अलग अलग पहचान सकें। तो उसके लिए हमारे द्वारा या साइंटिस्टों के द्वारा बहुत तरीके के सूत्र तैयार किए गए हैं जिन्हें हम विलियन की सांद्रता के नाम से जानते हैं। तो विलियनों की जो सांद्रता हम लोग निकालते हैं उनके लिए भिन्न प्रकार के सूत्र उनकी क्वांटिटी के अनुसार किस रूप में उन्हें लिया जा रहा है कि आयतन के रूप में, वजन के रूप में, मोलों के रूप में, उसी हिसाब से वो डिफरेंट तरीके के फॉर्मूलेस को बनाया गया है, जिसकी शुरुआत जो हम लोग करने जा रहे हैं वो सबसे पहला जो सूत्र है इसमें वो ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा कौन सा है, लेकिन समझने के तौर के लिए हम लोग पहला दूसरा कर सकते हैं कि सबसे पहले हम द्रव्यमान प्रतिशतता निकालते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता का मीनिंग आप लोगों को पता ही है, प्रति 100 में। यदि हम लोगों ने विलियन जो ले रखा है, अगर 500 ग्राम ले रखा है और उसमें विलय हमने 2 ग्राम ले रखा है, तो अगर हम 100 में निकालेंगे तो हम उसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। तो अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशतता का मात्रा में हमें उसको निकालना है तो उसके लिए सीधा सीधा सूत्र है कि विलय के भार को हम ऊपर रखेंगे, विलियन के भार को हम नीचे रखेंगे और गुना 100 करने से वो प्रति 100 में बदल जाएगा, और जो वो मान आएगा वो प्रतिशतता के रूप में आएगा, जिसका एक उदाहरण मैं अभी थोड़ी देर में आपको सभी फॉर्मूलों को एक एक करके बताऊंगा। इसी तरीके से अगर बाई चांस हम लोगों ने विलय और विलायक की मात्रा आयतन के रूप में ले रखी है, जैसे हम ml में ले लें, लीटर में ले लें, किसी भी रूप में, लेकिन होना चाहिए वो आयतन के मात्रा के रूप में, तो हम लोग उसको आयतन प्रतिशतता कह सकते हैं। जैसे विलय की मात्रा आयतन में ml में लें और विलयन की मात्रा भी ml में ले लें और उसकी गुणा 100 से कर दें, तो वो आयतन प्रतिशतता में बदल जाता है। कई बार हम लोगों को अगर एक चीज़ भार में ले रखी है और दूसरी चीज़ हम लोगों ने आयतन में ले रखी है तो उस रूप के लिए हम उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बोलते हैं। अगर विलय हमने भार में ले रखा है यानी उसका वजन हमने ग्राम में ले रखा है, और विलायक जो है या जो हमने विलियन बनाया हुआ है वो ml में लिया जा रहा है, तो उसका आयतन ml में ले लिया जाएगा और प्रति 100 से गुणा करने के बाद वो प्रतिशतता में बदल जाएगा, और इस प्रकार उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, W/V के रूप में फाइंड आउट करते हैं लोग। अब चौथा जो फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा इसका जो यूज होने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी जो ये फॉर्मूलेस आप लोगों के आ रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या आपके जो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसमें भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है मोलरता, इंग्लिश में मोलैरिटी बोलते हैं उसे। तो अगर हम कोई विलयन बना रहे हैं और उसके प्रति लीटर में हम ये जानना चाहें उसमें कितने मोल विलय के घोले गए हैं, तो हम लोग कह सकेंगे कि वो जो मोल आएंगे वो ही प्रति लीटर प्राप्त मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता बोलेंगे। लेकिन इसे हम सूत्र में कैसे बदलेंगे कि जितने भी विलय के मोल हमने मिलाए हैं वो ऊपर रख लें और जितना विलियन हमने आयतन लीटर के रूप में ले रखा है उसको हम नीचे रखें, तो प्रति लीटर वो निकल के आ जाएगा। लेकिन क्या होता है न्यूमेरिकल्स के अंदर हम लोगों को ना तो ज़्यादातर मोल दिए जाते हैं, वो हमें भार के रूप में उस पदार्थ का वेट दे देता है, तो हम उसे मोल में बदलने के लिए क्या करते हैं, उस वेट को उसके अणुभार से भाग दे देते हैं और वो किसमें बदल जाता है, मोल में। तो हम लोग यही फॉर्मूला यहाँ वेट अपॉन मोलर मास जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि हमने उसे मोल में बदल लिया है और ये प्रति लीटर आयतन हो गया। लेकिन जो हमारे आजकल बुक्स के अंदर न्यूमेरिकल देखे जा रहे हैं उनमें हम आयतन भी मिलीलीटर में देखते हैं, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम इसे 1000 से डिवाइड करना होता है, तो जो 1000 फॉर्मूले वाइज ऊपर चला जाता है और एक नया फार्मूला जनरेट होता है जिसे हम इजीली डायरेक्ट याद करके उसे मोलरता निकालने में यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्विक फार्मूला देखें जो कि आपके सामने लिखा है मोललता, अगर हम शब्दों में देखें बहुत माइनर डिफरेंस है, इंग्लिश में भी देखें वो भी माइनर डिफरेंस है, मोलैलिटी, तो आप फॉर्मूले में भी बहुत ही माइनर डिफरेंस है। लेकिन एक बहुत विशेष बात आप लोगों को ध्यान रखना जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, मोललता और मोलरता में बेसिक डिफरेंस है कि वो प्रति लीटर आयतन में कितने मोल मिले हैं विलय के, और जबकि मोललता में प्रति किलोग्राम विलायक में कितने मोल मिले हैं विलय, यानी विलय के मोल तो दोनों में सेम ही, बट यहाँ पर जो बदला है वहाँ आयतन है, यहाँ भार है केजी में, और यहाँ विलियन है और यहाँ विलायक है। यही एक स्पेशल बात है आप लोगों को जो याद रखनी है, वरना आपका न्यूमेरिकल रॉन्ग हो जाएगा। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके फॉर्मूले में बदलें WIM और वेट केजी में, और उस केजी को भी अगर ग्राम में बदल दिया जाए तो 1000 से भाग देके यानी 1000 डिवाइड करके उसे किलोग्राम में बदला जाएगा, और वो फिर ये फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा जैसे हमारे ऊपर बना हुआ है। बट आपको जो मैंने बताया कि आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर विलायक का भार ध्यान रखना है, वरना आपका न्यूमेरिकल गलत होने की पूरी संभावनाएं हैं। अब आती है बात नेक्स्ट फॉर्मूला जो कि है मोल प्रभार, ये भी बहुत यूज होता है, बहुत न्यूमेरिकल आपके बोर्ड में आते हैं और बहुत ही इसका यूज होता है अदर न्यूमेरिकल्स में जो अभी आगे आप इस विलियन चैप्टर में देखेंगे। तो मोल प्रभार का मीनिंग इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन बोलते हैं,
और इसका मीनिंग होता है मोलों का हिस्सा। जैसे कि अगर हम दो चीजें मिला रहे हैं, एक के 10 मोल है, एक के 5 मोल है, तो हम देखें कुल मोल कितने हैं 15, लेकिन इसमें से अगर हम विलय के मोल देखें तो 5 है, तो 5/15 हुआ। इसी तरीके से अगर हम विलायक के देखें तो वो कितने हैं, वो 10 है, तो 10/15 हुआ। तो कुल हिस्सा जितना भी टोटल में से उसका है वो उसका क्या बोला जाता है, मोल प्रभाज बोला जाता है। तो हम लोग अगर किस सूत्र में बदलें, विलय के मोल बटे कुल मोल जो विलय और विलायक के होते हैं, तो ये जो मोल प्रभाज बोला जाएगा वो विलय का मोल प्रभाज बोला जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसमें विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो सीधा उल्टा करना है, विलायक के मोल बटे कुल मोल। जैसे मैंने बहुत शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है, माना ए और बी दो चीजें आपस में मिला रखी है हमने, तो अगर हम लोग ए का मोल प्रभाज निकालें तो विलय के मोल बटे ए और बी दोनों के मोल, जिसे हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे वो एक्स ए से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि एक्स से मोल प्रभाज को प्रदर्शित किया जाता है। और अगर इसी तरीके से हम बी को निकालें एक्स बी, तो एक्स बी का मान आएगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो ये आप लोगों का मोल प्रभाज बी का हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो सब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट या नॉर्मल कैलकुलेशन है कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इनका जोड़ क्या आएगा, 1 आएगा। इस तरीके से अगर ये 3 पदार्थ भी हो तो तीनों का अगर मोल प्रभाज जोड़ दिया जाए तो 1 आएगा। 4 होंगे तो 4 का मोल प्रभाज जोड़ दिया जाए तो भी 1 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक सूत्र जनरेट करते हैं। और लास्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल्स या आप लोगों के आगे की जो केमिस्ट्री है उसमें यूज होने वाला फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी। इसे नॉर्मल मोलरता और नॉर्मलता में शब्दों का थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर मोलरता और यहाँ नॉर्मलता है। यहाँ बस सूत्र में आपको एक ही चीज अलग मिलेगी, अगर उस सूत्र से आप इस सूत्र को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर केवल आप लोगों को क्या अंतर नजर आ रहा है कि ये आपको थोड़ा मैं मिटा दूं, गलत लिखा गया है थोड़ा सा इसमें, तो यहाँ पर आपका E आएगा और यहाँ पर B आएगा इन ml, बस सेम है। बट इसमें यहाँ पर जो M है, ये जो M है उसकी जगह यहाँ E लिखा गया है। तो E जो होता है वो यहाँ पर है क्या, E है तुल्यांकी भाग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब ये इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, फिलहाल आप लोगों के सूत्र के अनुसार जो आपका अणुभार होता है M, उसको आप उसकी संयोजकता यानी वैलेंसी से डिवाइड कर दें तो वो उसका E में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम लोग H2SO4 लें तो H2SO4 का अणुभार 198 होता है, लेकिन क्योंकि ये 2 H जनरेट करता है या इसके ऊपर 2 चार्ज होता है, तो ब्रेक होने के बाद तो हम इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 198 होता है, तो 49 इसका आपका तुल्यांकी भार आएगा। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग पदार्थों के अणुभार निकालकर वो तुल्यांकी भार निकालकर हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके सूत्र करवाए हैं अब मैंने, आपको इसके जो न्यूमेरिकल है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगा और इसमें कराऊंगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इसका बेल बटन दबा कर सब्सक्राइब करना है चैनल को, और आपको ये लगातार इसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे जो मेरी नेक्स्ट वीडियोस आते रहेंगी। थैंक यू।